तो स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में मूल विधि में आज हमारा होगा सेट नंबर पहला। और इस वाले सेट में हम लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। इसके दरअसल हमारे 2 सेट बनेंगे और 2 सेट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो और जो नए लेवल के क्वेश्चन है, वो सब हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप बस इतना करना कि चीज़ों को अच्छे से समझना, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है और ज़ाहिर-सी बात है 2025 में भी पूछा गया जाएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है? तो एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब प्रवर्तन में आया? प्रवर्तन का मतलब कि लागू हो गया, ठीक है? और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, पहली बात याद रखिएगा 1972 की बात हो रही है। यह साथ ही 9 सितंबर 1972 में लागू किया गया। कई सारी डेट आपको इससे मिलते-जुलते नज़र आएँगे, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि 9 सितंबर 1972 से यह अस्तित्व में आता है। और कुछ पॉइंट याद रखेंगे, जैसे ये बात तो क्लियर हो गया कि यह 9 सितंबर 1972 में आया। इस अधिनियम की अगर हम बात करेंगे, तो इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय दिए हुए हैं और कुल 66 धाराएँ हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कुल 66 धाराएँ हैं, कुल अनुसूचियों की संख्या 6 है। इन्हीं 66 धाराओं में से धारा 1 का जो 2 है, ठीक है? इसमें कहा गया है कि जो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम होगा, वह संपूर्ण भारत में लागू होगा। यानी स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि यह जम्मू और कश्मीर में भी लागू होगा, ठीक है? बहुत सारे एक्ट में आप पढ़ोगे कि वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं, लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ऐसा अधिनियम है जो भारत के साथ-साथ भारत में संपूर्ण भारत में लागू होता है, ठीक है? और ये धारा 1 के 2 के अनुसार होता है। अब देखिए बहुत सारी धाराएँ हम बीच में इसलिए छोड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा अधिनियम हम लोग को मास्टर तो पीएचडी करना नहीं है कि नहीं पूरा एक-एक अधिनियम का एक-एक धारा आपको समझाएँ, नहीं। जो हमारे लिए अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है, उन धाराओं पे हम चर्चा यहाँ पे करेंगे साथी, ठीक है? चलिए, आगे कह रहा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की जो धारा है 2(1) इसमें साथियों दिया हुआ है प्राणी शब्द। प्राणी शब्द को परिभाषित किया गया है, इसमें क्या सम्मिलित है? तो देखिए जब भी आप बीएनएस पढ़ रहे होंगे, ठीक है? चाहे आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे होंगे, तो आपको एक यूनिट खास करके जो अध्याय 1 होता है और अध्याय 1 में जो सेक्शन 2 होता है, ठीक है? सेक्शन 2 चाहे वो आपका बीएनएस का हो जाए या आप इसी को ही देख लीजिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो वहाँ पे एक शब्द आप पाते होंगे जिसका नाम है साथी परिभाषा। परिभाषा हर एक चीज़ का आपको ज़रूरी है याद करना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे परिभाषा का मतलब हो गया कि जो शब्द उस अध्याय में या उस धारा में लिखा गया है, उस शब्द का जो अर्थ होगा, वह जितनी भी अन्य धाराएँ होंगी, वहाँ पर सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(1) इसमें प्राणी शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो प्राणी शब्द का मतलब होगा, जितनी भी धाराएँ हैं, टोटल 66 धाराएँ हैं, उन सब धाराओं में प्राणी का वही मतलब होगा। यही बात आपको ध्यान रखना है कि जभी भी आप चाहे बीएनएस पढ़िए, बीएसए पढ़िए या बीएनएनएस पढ़िए, तो वहाँ पे परिभाषाएँ बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप परिभाषा पढ़ लेंगे, तो और चीज़ें आसान हो जाएँगी, ठीक है? चलिए, तो प्राणी शब्द में क्या सम्मिलित है? तो ये अगर कहीं प्राणी मिलेगा तो इसका मतलब वहाँ पे स्तनी प्राणी से है, पक्षी से भी है, सरीसृप है, जलचर है, मत्स्य हैं, अन्य रज्जुक प्राणी, ठीक है? और जो अकशेरुकी प्राणी यानी जिनमें रीढ़ पाया जाए और जिनमें रीढ़ नहीं पाया जाए, ठीक है? और इनके बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है? दूसरा कह रहा है कि अधिनियम में उपरोक्त प्राणी के केवल बच्चे को सम्मिलित किया जाता है, उनके अंडों को नहीं। तो देखिए ये गलत हो जाएगा साथी, है ना? क्योंकि प्राणी शब्द का मतलब हो गया, अब देखिए सरीसृप अगर है तो बेचारा उसका तो बच्चा होगा साथी। मत्स्य मछली का भी आप जानते हैं अंडा ही होता है, ठीक है? पंछी का क्या होता है भाई? तो अंडा होता है। तो प्राणी का मतलब जो है इसे याद रखिएगा, प्राणी का मतलब हो गया जो ये लोग दिए गए हैं, जैसे कोई भी स्तनी जो हो गया, कोई पक्षी, सरीसृप, जलचर, मत्स्य या किसी में जिनके अंदर रीढ़ पाए जाए, जिनके अंदर रीढ़ नहीं पाए जाए, उनके बच्चे, उनके अंडे, ये सब कोई प्राणी में आता है। तो अब कहीं भी अगर प्राणी शब्द मिलेगा पूरे अधिनियम में, तो हम समझेंगे कि इन्हीं में से कोई है, ठीक है? याद रखेंगे या ये या तो इनके अंडे या इनके बच्चे। तो दूसरा वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका सही जवाब यानी राइट आंसर, ठीक है? देखिए, तो क्लियर हो गया कि अधिनियम की धारा 2 में क्या दिया गया है? परिभाषाएँ दी गई हैं। धारा के 2(1) में प्राणी शब्द की परिभाषा दी गई है।
जिसमें स्तनी, पक्षी, सरीसृप, जल, स्थल, मत्स्य, अन्य रज्जुकी या अकशेरुकी और इनके बच्चे और इनके अंडे भी शामिल हैं। यहीं पर आपको ध्यान रखना होगा धारा 2.2 प्राणी वस्तु। अब ये क्या चीज होता है? प्राणी वस्तु का क्या मतलब होता है? देखिए होता क्या है, कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने घरों को सजाने के लिए, बड़े-बड़े लोग, गरीब लोग तो गलती कम करते हैं, लेकिन बड़े-बड़े लोग जो है ना, वो हाथी का दाँत जो है अपने घर पे लगवा देते हैं साथ ही, कि ताकि हमारा जो है घर अच्छे से बना रहे, भले ही हाथी मर जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे कि ये किसी प्राणी से बना हुआ है, वस्तु है साथी, है ना? प्राणी से बना हुआ वस्तु है, ठीक है? तो प्राणी वस्तु से मतलब ऐसा होता है साथी, तो ये डायरेक्ट कहता है कि प्राणी वस्तु यहाँ से किसी संरक्षित जंगली जानवर, अगर मान लीजिए कि कोई जंगली जानवर है, ठीक है, से प्राप्त कोई वस्तु या उसका बना हुआ सामान, जंगली जानवर यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए आप ये नहीं कह सकते कि सर पालतू जो भेड़ है उसके खाल से हम लोग ऊन बनाते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है वो भी प्राणी वस्तु हो जाएगा, ठीक है? तो ये कह रहा है कि सिर्फ जंगली जानवर साथी से प्राप्त कोई वस्तु या उसका बना हुआ सामान, चाहे वो पूरे जानवर से बना हुआ हो या उसके किसी भाग से बना हुआ हो, लेकिन उसमें कीड़े मकोड़े ना हो साथी, बशर्ते कि वह कीड़े मकोड़ों से ना बना हो, वो सब प्राणी वस्तु कहलाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि प्राणी वस्तु में साथ ही जंगली जानवर है, चाहे वो पूरा जानवर से बना होगा या उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट बना हुआ होगा, ठीक है? ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2.2 में प्राणी वस्तु को परिभाषित किया गया है। इसमें क्या या कौन सी वस्तु प्राणी वस्तु मानी जाएगी? आप मुझे बताओ। पूरे संरक्षित जंगली जानवरों का 100 अगर होगा तो माना जाएगा, तो आप कहोगे हाँ सर। भाई संरक्षित जानवर है और उसका 100 अगर मिल गया, लाश मिल गई, तो वो प्राणी वस्तु ही कहलाएगा साथी। उसकी खाल या सींग या हड्डी, नाखून, दांत, बाल आदि ये भी आती है। विदेश से आयात किया गया हाथी का दांत या उससे बनी हुई कोई वस्तु। देखिए क्या सर, अगर 1972 से पहले यानी अधिनियम बनने से पहले अगर हम हाथी का दांत अपने यहाँ लगाए हुए हैं, तो क्या सर ये चीजें प्राणी वस्तु में आएंगे? तो हाँ, याद रखिएगा इस बात को। सरकार ने इसको इसीलिए इंक्लूड किया था ताकि अगर पहले से कोई स्टॉक में रखा हुआ हो तो उसकी स्टॉक में रखी हुई चीजें भी रुक जाएं, बंद हो जाएं, और इसका पूरा आयात निर्यात बंद हो जाए साथी। तो हाथी दांत का बहुत व्यापक तरीके पर, बहुत व्यापक पैमाने पर व्यापार होता था साथी, है ना? तो इसको रोकने के लिए, तो अगर विदेश से आयात किया गया हाथी दांत या इससे कोई वस्तु है तो ये भी प्राणी वस्तु माना जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे डी विकल्प आपका हो जाएगा सही, यानी चौथा हो जाएगा साथी आपका राइट आंसर, ठीक है? देखिए तो आपको पता चल गया कि अधिनियम की धारा 2.2 में क्या दिया हुआ है, एनिमल आर्टिकल्स को बारे में बताया गया है। प्राणी वस्तु किसी संरक्षित जंगली जानवर से प्राप्त कोई भी वस्तु या उसका बना हुआ सामान, चाहे पूरा जानवर हो या इसका कोई पार्ट हो, कीड़े मकोड़े शामिल नहीं होंगे। प्राणी वस्तु में कौन कौन शामिल है? पूरे संरक्षित जंगली जानवर का 100 भी हो सकता है, उसके खाल, उसकी सींग, हड्डी, नाखून, दांत, उसके बाल भी हो सकते हैं। बाल में अगर अच्छा पंख शब्द में अगर देखेंगे तो मोर का पंख शामिल नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगर पंख शब्द अगर पेपर में कहता है और पेपर में दे दे कि मोर का पंख प्राणी वस्तु है कि नहीं है, तो मोर पंख साथी ये प्राणी वस्तु में नहीं आता, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे अगर देखेंगे तो विदेश से आयात किया गया हाथी का दांत या इससे बनी हुई कोई भी वस्तु है, ये प्राणी वस्तु में काउंटिंग की जाएंगी, ध्यान रखिएगा। मोर के पंख, तितली के पंख से बना हुआ जो सुपीस होगा या गाय या भैंस की हड्डी से बना हुआ कोई सामान होगा, वो प्राणी वस्तु में शामिल नहीं किया जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो नहीं पॉइंट है इसको तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगला, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2.5 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ है अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में भी निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो, देखिए हमारा जो ये अधिनियम है साथी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इस अधिनियम की जो धारा सेक्शन 2 है और उसका जो 5 है, वो कहता है कि भाई किसी भी प्राणी को बंदी प्राणी माना जाएगा, चाहे वो अनुसूची का यहाँ पे मतलब होगा, जब भी हम आपको पढ़ाएंगे साथी रेड बुक का जब भी हम आपको बताएंगे तो वहां पे बताएंगे कि प्राणियों को हम कई सारे अनुसूचियों में बांटे हुए हैं, डिवाइड किए हुए हैं, कि कौन सा प्राणी अनुसूची 1 का होगा, कौन सा प्राणी अनुसूची 2 का होगा। ये उनके ऊपर संकट आने की स्थिति, जैसे कुछ प्राणी आप देख रहे होंगे, इस समय आप देख रहे होंगे गौरैया साथी, आपको बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, ये धीरे धीरे विलुप्त होता नजर आ रहा है, ठीक है? तो उसे क्रिटिकल सूची में रखते हैं, डेंजर सूची में, इंडेंजर सूची, ठीक है? तो कई सारी सूचियों में रखते हैं। तो कह रहा है कि भाई देखो, जो धारा 2.5 है ना, इसमें बंदी पशु का क्या मतलब होगा, ठीक है? जो कि अनुसूची 3, 4 में 1, 2, 3, 4 में दिया गया है,
कौन से प्रकार के पशु को तुम बंदी पशु मानोगे। अगर इनमें कोई पशु है इनमें, तो अगर मान लीजिए उसे आप पकड़ लिए हैं तो वो आपका बंदी पशु कहलाएगा। अगर आप उसे पकड़ लिए हैं तो भी साथ ही बंदी पशु हो जाएगा। अगर आपने उनमें से किसी को कैद में रखा है, मान लीजिए सरकार ने कहा कि जो है मान लीजिए कि एक सिंग वाला गैंडा, ठीक है, मान लीजिए एक सिंग वाला गैंडा ये अनुसूचित 2 में है मान लीजिए, ठीक है, और आपने इसको क्या किया साथी, पकड़ लिया है, ठीक है, तो ये गैंडा अब बंदी पशु हो जाएगा। कैसे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत साथी, और इसके सेक्शन 2 के सब सेक्शन 5 के तहत ये जो हमारा गैंडा होगा ना, ये गैंडा अब जो होगा वह बंदी पशु के अंतर्गत आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। कैद में प्रजनित है अगर, तभी भी वो बंदी पशु के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपने उसे बंदी बनाया था लेकिन वो महिला गैंडा थी, है ना, और वो प्रेगनेंसी से है, प्रजनित हो जा रही है, उससे 2 हो जा रहे हैं, तो वो दोनों पशु, दोनों लोग ही को आप बंदी पशु के रूप में जाने जाएंगे। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न का ही, और ये आपके यूपीएससी एग्जाम 2021 में पूछा गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 2.5 में किसका दिया है, बंदी प्राणी के बारे में बताया गया है कि भाई बंदी प्राणी कौन होगा, ठीक है। और इसमें जो पकड़ा गया होगा या बंदी हालत में होगा या बंदी हालत से प्रजनित होगा, ये प्राणी इसमें आ जाएंगे। अगला, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस धारा में सर्कस के बारे में बताया गया। देखिए सर्कस दरअसल एक पर्टिकुलर प्लेस होता है साथी, कि हम लोग सर्कस देखने जाएंगे, लोग कहते हैं ना सर्कस देखने जाएंगे। तो जो ये अधिनियम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 1972 का, जो सेक्शन सेकेंड का सब सेक्शन 7 का क, यानी धारा 2.7 क, इसमें सर्कस को परिभाषित किया गया, और यही इतना याद रखना काफी जरूरी होगा। अब इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि सर्कस क्या होता है, लेकिन आप जान सकते हैं। सर्कस ये अधिनियम कहता है कि भाई देखो सर्कस से ऐसा स्थान, ठीक है, सर्कस का मतलब वह स्थान जहां चाहे वह अस्थायी स्थान हो या चल रहा हो। कई बार आप देखे होंगे मेले में आता है मौत का कुआं, तो भी सर्कस है, जो कराते हैं वो भी सर्कस है, तो वो चल हो गया। या कहीं पर्टिकुलर जगह पे कोई सर्कस लगा है तो वो भी सर्कस हो गया। जहां पे पूर्णतः या मुख्यतः कर्तव्य या कालाबाजी दिखाने का प्रयोजन के लिए रखे या प्रयोग किए जाते हैं, वो स्थान ही सर्कस कहलाता है साथी, है ना। तो ये तो आसान सी बात है, हम लोग जान लेंगे। लेकिन हमसे ये पूछेगा कि कौन से एक्ट में सर्कस शब्द है, तो हम बताएंगे भैया एक्ट धारा 2.7 क में है, ठीक है। अधिनियम का धारा 2 और 11 क्या है ये बताता है साथी, व्यापारी शब्द को परिभाषित करता है। इसका मतलब कि पूरे अधिनियम में जहां व्यापारी मिलेगा, इसका मतलब हो जाएगा कि भाई कि पशुओं के संदर्भ में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी प्राणी या वस्तु के क्रय विक्रय का कार्य करता है, ठीक है, वही जो है यहाँ पे व्यापारी होगा। इसे थोड़ा ध्यान रखें। तो व्यापारी की परिभाषा धारा 2.11 के अंतर्गत निहित किया गया है। खरा की वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2.16 में आखेट शब्द को परिभाषित किया गया है। आखेट का मतलब क्या होगा, तो आखेट का मतलब आप क्या समझते हैं, तो आप कहोगे सर आखेट करना मतलब किसी प्राणी को मारना होगा, तो बात सही है, उसको विष दे देना सही है, ऐसा करने का प्रयास भी करना आखेट कहलाता है। बिल्कुल, आज जाल बिछा दीजिए और आप कहिए नहीं हम आखेट नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, है ना। किसी वन्य प्राणी को पकड़ना या उसका शिकार करना या उसे फंदे में फंसाना या जाल में फंसाना, ऐसा करने का प्रयास करना भी आखेट कहलाता है, जाहिर सी बात है। इस तरह से जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह सी हो जाएगा। ज्यादातर चांस से सवाल हमसे ये पूछे कि वन जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में आखेट शब्द को परिभाषित किया गया, तो साथ याद रखिएगा कि अधिनियम की धारा 2.16 में आखेट शब्द को परिभाषित किया गया है, और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, किसी भी वन्य प्राणी को, ठीक है, इसको मारना, इसको विष देना, ऐसा करने का प्रयास करना आखेट कहलाएगा। किसी वन्य प्राणी को पकड़ना, शिकार करना, फंदे में पकड़ना, जाल में फंसाना, ऐसा करने का प्रयास करना आखेट कहलाएगा। किसी प्राणी के शरीर के किसी भाग को क्षतिग्रस्त करना, ढेला से भी नहीं मार सकते हैं, गाँव में लोग आते हैं बंदरों को उठा उठा मारते हैं, ऐसे आप किसी जो है वन्य प्राणी को आप नहीं मार सकते अगर वन में है वो प्राणी, है ना। या उसके किसी शरीर को आप नष्ट कर दो, या सरीसृपों का अंडे को नुकसान पहुंचाना, आप जा रहे थे बेचारे सरीसृप छिपकली बहुत ज्यादा नडी है, आप उसे पत्थर मार दो, नहीं कर सकते। पक्षियों के घोंसले को तितर बितर करना, आप ये सब काम नहीं कर सकते। तो आप कहोगे सर अभी तो हम लोग चर्चा में थे, देखें कि पूरा का पूरा एक जगह दक्षिण भारत में पूरा सरकार ने जंगल साफ करवा दिया, तो भाई वो सरकार है, वो कर सकती है ना, हम और आप नहीं कर सकते। चलिए फिलहाल में आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि आखेट की परिभाषा धारा 2.16 में दिया गया है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा में पशुधन को परिभाषित किया गया है, पशुधन कहाँ पे दिया गया, और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है साथी, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, याद रखिएगा कि धारा 2.18 में पशुधन को परिभाषित किया गया है।
तो साथियों डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। अच्छा ये चीज़, और अगर आप ये सब का पीडीएफ फाइल साथियों प्राप्त करना चाहते हैं तो पॉलिटी हमारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है, आप उसे ले सकते हैं। पॉलिटी में मैंने 17 क्लास कराई और 100% पॉलिटी, आप उससे अधिक कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथी, ठीक है। तकरीबन 700 क्वेश्चन हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ करवा दिया है, वो आप ले लीजिए। मूल विधि का साथी अब यही आज पहला वीडियो है, ये भी चल रहेगा। तकरीबन 700 से 800 क्वेश्चन हम यहाँ पे मूल विधि का कराने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि कोशिश तो 1200 का है, लेकिन 700-800 एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरा मूल विधि खत्म हो जाएगा, ठीक है। हिंदी भी साथ ही हमने कंप्लीट करा दिया है। हिंदी की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक हो सकते हैं वो भी हमने करा दिया है। कुछ टॉपिक हिंदी के रह जाएंगे तो वो हम आगे करवा देंगे। तो आप इन सबको पूरा ज्वाइन कर सकते हैं साथी। ज्वाइन करने के लिए आप हमें मैसेज कर दीजिएगा 8881716810 पे, ठीक है। आप डेमो वगैरह भी ले सकते हैं। फीस इसकी फिक्स है, एकदम निर्धारित फीस है, इससे ना कम होगी ना बेसी होगी। 90 दिन तक अभी आपके पास समय बचा है, आप इसका पूरा लाभ लीजिए। 80 क्वेश्चन आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए साथी। 80 क्वेश्चन का 90 दिन में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी पूरी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो साथी ये फीस है जो कि फिक्स है, और ये नंबर है 8881716810, इस पर व्हाट्सएप करिएगा कि सर हमको ज्वाइन करना है पीडीएफ ग्रुप, आपको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि पशुधन, तो भाई पशुधन धारा 218 क में दिया गया है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर इस प्रश्न में, सही जवाब। कह रहा है कि अधिनियम की धारा 218 में पशुधन, पेपर में ये पूछेगा कि कौन सा अधिनियम के तहत पशुधन है या पशुधन नहीं है। तो पशुधन में कृषि काम में आने वाला जो भी पशु होगा वो होगा। इसमें भैंस भी है, सांड, बैल, ऊंट, गाय, गधा याद रखेंगे, बकरा, भेड़, घोड़ा भी है, खच्चर भी है, याक भी है, सुअर को भी शामिल किया जाता है, बत्तख को भी शामिल किया जाता है। ध्यान रखिए, हंस, कुक्कट और उनके बच्चे भी। तो ये बत्तख, हंस, कुक्कुट, लोग सोचेंगे इसका क्या, तो भैया ये भी पालतू पशु हैं, लोग बत्तख भी पालते हैं साथ, है ना, कुक्कुट भी पालते हैं, हंस भी पालते हैं। तो ये लोग जो है ये पालतू पशु में आते हैं, पशुधन में आते हैं। तो पेपर कहेगा कि पहली बात तो ये पूछेगा कि पशुधन कौन से आर्टिकल में है, तो याद बताएंगे धारा 218 क में है। पशुधन में कौन कौन लोग आते हैं, तो इनमें से ऑप्शन देगा, आपको बताना होगा। अगला, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा की धारा 17 में भूमि शब्द को परिभाषित किया गया। तो भूमि का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए भूमि का मतलब यहाँ पे नहर भी होगा, यहाँ पे संकरी खाड़ियां भी होगी, दलदली और आर्द्र भूमियों से भी भूमि का ही मतलब है। तो साथ ही ये सभी के सभी भूमि की परिभाषा में आते हैं। इस प्रकार डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियम की धारा 217 में भूमि शब्द को परिभाषित किया गया। ध्यान रखिएगा, भूमि के अंतर्गत नहरें, संकरी खाड़ियां, वन्य जल श्रेणियां, ठीक है, और जितने जलाशय होते हैं, नदियां, सरिताएं, झीलें, चाहे वो कृत्रिम झीलें हों या प्राकृतिक झीलें हों वो भी आ जाएंगी, चाहे वो दलदल हो या फिर कोई आर्द्र भूमि हो या फिर चट्टाने या बोल्डर हो, वो सभी के सभी भूमि के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा इस अधिनियम के तहत भूमि के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपसे दे देगा कि संकरी खाड़ियां, तो आप सोचो खाड़ी थोड़ी भूमि है, या दे देगा झीलें, तो झील थोड़ी भूमि है ना, गलती हो जाएगा, क्योंकि इस अधिनियम के तहत झील को उसने भूमि माना है, तो माना है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, करा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 3 के तहत एक वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति कौन कर सकेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, है ना। ध्यान रखेंगे कि धारा 3 से 8 तक अगर आप देखेंगे तो इसमें तो अगर देखा जाए तो पहली बात तो वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की बात करेगा, तो परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगा। इसे एकदम दिमाग में बैठाइए, परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति कौन करेगा, तो वो केंद्र सरकार करेगी, है ना। अब देखिए इस सेक्शन का जो अध्याय 2 में आप देखेंगे तो धारा 3 से 8 तक में अधिनियम के अधीन कुछ नियुक्त या गठित किए जाने वाले कुछ प्राधिकारी के बारे में दिया गया है। इस अधिनियम का, किस अधिनियम का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 1972 का जो सेक्शन 3 है वो कहता है कि भाई देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना, वो इस अधिनियम के प्रायोजन के लिए क्या करेगा कि एक वन्य जीव परिरक्षण निदेशक अपॉइंट करेगा, और इनकी सहायता करने के लिए वह एक सहायक निदेशक भी अपॉइंट करेगा। इन दोनों को अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। या अगर ऐसा सोचे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों को, कर्मचारी लिखिएगा, कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है जो वह आवश्यक समझे। मतलब इनके अतिरिक्त भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमें कोई और कर्मचारी नियुक्त करना है तो वो कर सकती है धारा 3 के अंतर्गत। पर वन्यजीव परिरक्षण निदेशक और सहायक निदेशक ये तो पक्का सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, है ना। देखिए अगला कह रहा है कि कौन सा अधिनियम के संदर्भ में सही है।
कह रहा है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत केंद्र सरकार मुख्य वन्यजीव संरक्षक की नियुक्ति करता है। दूसरा, अधिनियम की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन करता है। देखिए, ये बात तो सही है कि मुख्य वन्यजीव संरक्षक होता है, लेकिन इनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट करता है साथी, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा गलत, आपका दूसरा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब साथी, ठीक है। देखिए, हम बात करेंगे अधिनियम की धारा 4। तो धारा 4 में कहा गया कि भाई सुनो, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी यानी जो राज्य सरकार होगी, वो क्या करेगी, एक मुख्य वन्यजीव संरक्षक अधिकारी और वन्यजीव संरक्षण अधिकारी, अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक अधिकारी, इनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। ऐसा कहा गया है सेक्शन 4 में। तो सेक्शन 4 में कहा गया कि भाई मुख्य वन्यजीव संरक्षक अधिकारी, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मुख्य वन्यजीव संरक्षक अधिकारी, जिन्हें कौन अपॉइंट करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। देखिएगा 4(2) में यहीं पर एक बात समझने वाली होगी कि भले ही, ध्यान रखिए, भले ही मुख्य वन्यजीव संरक्षक अधिकारी की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन वो उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा या उन्हीं बात को या उन्हीं निर्देशों के अधीन होगा जो निर्देश उसे केंद्र सरकार समय समय पर दे। समझ रहे बात को, नियुक्त तो ठीक है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कर देगा, लेकिन जो मुख्य वन्यजीव संरक्षक अधिकारी होगा वह उन्हीं आदेशों का पालन करेगा या उन निर्देशों के अधीन होगा जो केंद्र सरकार समय समय पर देगी। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया, आपको नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया तो हम स्टेट गवर्नमेंट से चलेंगे, नहीं, आपको उन्हीं नियम को मानना पड़ेगा जो नियम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जो माने आप उसके अधीन ही होंगे, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, भले ही स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल आपको बना के दे दिया। अगला, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। तो पहली बात तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इसे याद रखिएगा 5(क) के तहत, है ना। कह रहा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, एनिमल। तो यहाँ पे साथी जो प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, बात सही है। संसद के लोकसभा के 2 सदस्य होते हैं, सही है। राज्यसभा के भी 2 सदस्य होते हैं, नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना होगा 5 सदस्य टोटल होते हैं, लोकसभा से 3 होते हैं और राज्यसभा से 2 होते हैं, टोटल साथी 5 सदस्य होते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि 2 सदस्य होते हैं, सिर्फ गलत हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण जलवायु में, ये ठीक है। तो 1 और 3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की, जिसे हम केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये सवाल आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया कि भाई जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है उसका गठन किसके तहत किया जाता है, तो 5(क) या 5(a) के तहत किया जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया, ठीक है। इस बोर्ड में कुल कितने मेंबर होते हैं, तो टोटल 47 मेंबर होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो 47 का नाम थोड़े नहीं याद रखना है, नहीं। और उपाध्यक्ष कौन होता है, ये पॉइंट हमारे लिए जरूरी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो होते हैं वह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं। ये सवाल हमसे पेपर में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो 5 संसद के सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सदस्य लोकसभा से और 2 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। बोर्ड की दैनिक कार्यवाही एक अस्थायी समिति के द्वारा देखी जाती है, ठीक है। इस समिति के बारे में धारा 5(ख) के अंतर्गत साथी प्रोविजन दिया गया है। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री करते हैं। अंतिम बार जो है मार्च 2023 में इसकी बैठक हुई है, उसके बाद से मोदी जी हालांकि कई बार इसकी बैठक कर चुके हैं, क्योंकि साथी ये समिति कई सारी चीजें, कोई भी अगर डेवलपमेंट वर्क करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो बिना पर्यावरणविद से पूछे नहीं की जा सकती है। लेकिन मोदी की सरकार ने एक बार भी पर्यावरणविदों को साथ में नहीं रखा जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, इसलिए उनकी आलोचना व्यापक स्तर पर की जाती है कि वो अपने मनमानी तरीके से कई सारे ऐसे अधिनियम, कई सारे ऐसे चेंजेस किए हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। पर्यावरणविद मानते हैं कि पर्यावरण से संबंधित अगर कोई चीज है तो हमें बुलाना चाहिए, क्योंकि 47 सदस्यों में साथ ही हमारे पर्यावरणविद जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उनको भी शामिल कर किया गया है। बोर्ड में आप देखेंगे तो सेना के प्रमुखों को भी शामिल किया गया है। आप देखिए थल सेना के प्रमुख को भी शामिल किया गया। बैठक में ना बुलाएं वो उनकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन शामिल किया जाता है, इन्हें भी बुलाया जाना चाहिए। वैज्ञानिक संस्थानों के निदेशक को भी शामिल किया गया है, क्योंकि मुद्दा पर्यावरण से है।
आगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 7 के अनुसार केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार निर्देश दे। तो साथ ही ये कह रहा है कि धारा 7 जो है वो जो हमारी जो केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड है उसके अधिवेशन से रिलेटेड है। तो धारा 7 कहता है कि देखो यार कम से कम 2 बार अधिवेशन की बैठकें होनी चाहिए। ठीक है, कई बार किया गया है अलग बात है, लेकिन कम से कम 2 बार होनी चाहिए। तो याद रखेंगे एक अच्छा यहाँ पे केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड की बात हो रही थी। ठीक है, धारा 6 क्या कहता है? धारा 6 कहता है कि साथी एक राज्य वन्यजीव बोर्ड भी होगा और राज्य वन्यजीव बोर्ड के जो मुख्य होंगे यानी मुख्यमंत्री होंगे साथी। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि कोई यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री या वहां के प्रशासक वो अध्यक्ष होते हैं राज्य वन्यजीव बोर्ड के। ठीक है, अधिनियम की धारा 7 के तहत केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड का अधिवेशन कहा गया कि वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए और ऐसे स्थान पर होना चाहिए जो राज्य सरकार निर्देशित दे। अधिनियम की धारा 7(2) क्या कहता है? यही पॉइंट याद रखिए, यही पॉइंट ऐसा कहता है क्या कि बोर्ड अपनी प्रक्रिया खुद तय करेगा, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है ये बोर्ड खुद तय करेगा, जिसमें गढ़पूर्ति का भी नियम शामिल है। बस यही चीजें ये अमेंडमेंट करके लाया गया था साथी, ये बवाल एक पैदा कर दिया गया था। वरना हमारे संविधान में लोग ना ऐसे ऐसे विशेषज्ञ लोग थे ना, मतलब वो पूरा देश के लिए जो बनाए ना। आप सोचिए 1972 इंदिरा जी की सरकार के समय का ये अधिनियम है साथी, और ऐसे में गहराई से चीजों को बनाया गया कि बिना सबके शामिल हुए कुछ गलती होगा ही नहीं। लेकिन हमारी अभी सरकार आई, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं उसको क्या ही दिक्कत है कि वो सारे अधिनियम में सारे एक्ट में इंटरफेयर कर दे रहा है। अब 7(2) की वजह से क्या हुआ ना कि अब जो ये बोर्ड है ना वो बोर्ड अपनी प्रक्रिया खुद तय करता है और गढ़ी पूर्ति का नियम मतलब गढ़ पूर्ति का मतलब कोरम कि बैठक के लिए कितने सदस्य चाहिए वो भी खुद ही निर्धारित कर लेता है, जिसके तहत से ये 47 सदस्य में जो पर्यावरणविद हैं जो थोड़ा सा बोलते हैं रोकते टोकते उनको बुलाया ही नहीं जाता साथी, है ना। तो गवर्नमेंट कहती है कि मैं गरीबों के लिए पारदर्शिता को काम करता हूँ और छुपा रुस्तम यहाँ पे ऐसे ऐसे धाराएं जोड़ देती है जैसे पारदर्शिता और विश्वसनीयता दोनों खत्म हो रही है धीरे धीरे। आगे मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जहाँ गलतियां मैं वही बता रहा हूँ, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निश्चित कोर्ट से सही विकल्प का चयन कीजिए। अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा में किसी वन्य प्राणी को, ठीक है, सद्भावना पूर्वक मारना या घायल कर देना अपराध नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर शेर आपके ऊपर झपट रहा है तो शेर को प्यार से सलाइए नहीं, नहीं उसको आप मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं। किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा में मारा गया या घायल किया गया कोई भी प्राणी सरकार की संपत्ति होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है साथी। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों विकल्प सर हमारे राइट हैं। ठीक है, देखिए अधिनियम की धारा 9 क्या कहता है साथी? अधिनियम की धारा 9 शिकार पर प्रतिषेध लगाता है और ये कहता है कि भाई सुनो, वन्य प्राणियों का शिकार तुम नहीं कर सकते, अगर करोगे तो हम तुमको सजा देंगे। अब सजा देने के लिए आप देखिएगा कि बीएनएस में या बीएनएनएस की कौन सी सेक्शन में सजा का प्रावधान किया गया है कि अगर हम वन्य प्राणियों को मारेंगे तो हमें कितने साल की सजा मिल सकती है। ये आपका मिलेगा भारतीय नागरिक न्याय संहिता बीएनएनएस के अंदर। और आप ये भी देख सकते हैं साथी कि बीएनएस में किसी प्राणी के ऊपर हमला करने पर कौन सी सजा मिल सकती है, दोनों को साथ में आप पढ़िए। इसके साथ साथ आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि धारा 9 में शिकार पर प्रतिषेध लगाया गया, लेकिन फिर भी अगर कोई शिकार करता है तो बीएनएनएस के तहत उसे कौन सी सजा मिलेगी, कितने दिन के तहत मिलेगी, है ना। एक बार आप उसको देख लीजिएगा, नहीं देखेंगे तो हम बताएंगे जब आपको हम बीएनएनएस पढ़ाएंगे। ठीक है, अधिनियम की धारा 11 क्या कहता है कि भाई देखो कुछ परिस्थिति में क्या तुम वन्य प्राणियों के आखेट की अनुज्ञा आपको मिल सकती है। ऐसी क्या परिस्थितियां होंगी कि हम वन्य प्राणियों को मार सकते हैं? मान लीजिए कोई ऐसा वन्य प्राणी है साथी जो जिसका एक पैर कट गया है या फिर ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा वो जख्मी हो चुका है, शेर ने उसको इतना मार दिया वो जख्मी हो चुका है, लेकिन वो तड़फ रहा है। ठीक है, तड़प रहा है, घूम रहा है या अन्य पशुओं के लिए हानिकारक हो गया है, ऐसा लगता है कि उसके शरीर में ऐसे कुछ फंक्स वगैरह हो गए हैं जिससे अन्य पशु को भी बीमारी होने की संभावना है। तो हमारे जो मुख्य वन्यजीव संरक्षक अधिकारी होंगे वो अधिकारी किसी व्यक्ति को, ठीक है, एक अनुज्ञा पत्र दे सकते हैं कि भाई तुम इस पर्टिकुलर जीव का आखेट करो, शिकार करो, उसे मार दो। समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि वो अन्य पशुओं के लिए हानिकारक है। तो धारा 11 के तहत आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ये कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए मुख्य वन्यजीव अधिकारी वो आपको ऑर्डर देंगे तभी आप करेंगे, और ऐसा ऑर्डर देने के लिए उन्हें माननीय मजिस्ट्रेट से अनुमति भी लेनी पड़ेगी। अभी आगे चल के हम समझेंगे बातों को, है ना।
फिलहाल में आप इतना जानिए कि ऐसा भी किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन कहता है कि भाई देखो धारा 11(2) के तहत अगर आपने अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा में किसी प्राणी को मार दिया है तो आप अपराध नहीं करेंगे। और धारा 3 में कहता है कि इसके द्वारा जब भी आपने ऐसे व्यक्ति को मारा है, ऐसे प्राणी को मारा या घायल किया है, तो वो जो प्राणी होगा, माने जो वन्य प्राणी होगा, जो जानवर होगा, वो सरकार का ही संपत्ति है। मान लीजिए कि शेर ने आपके ऊपर हमला किया, आपने उसे गोली से मार दिया और आप कह रहे हैं कि नहीं हमने मारा है तो हम अपनी बीवी को ले चल के दिखाएंगे कि हमने शेर को मारा है। रास्ते में आपसे गवर्नमेंट मिल जाएगी और गवर्नमेंट मारेगी 2 तमाचा, बोलेगी आपने मार तो दिया ठीक है, पर ये अब हमारी संपत्ति है, ठीक है। आपने क्यों मारा इसको पहली बार प्रूफ देना पड़ेगा, वरना आप धारा 9 के तहत पहली बात तो सजा कर भुगतेंगे। लेकिन अगर प्रतिरक्षा में आपने मार दिया है, बचाव में आपने मार दिया है, तो उसका भी आपको कुछ ना कुछ तो भाई क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा, है ना। सबूत वगैरह आपको देना पड़ेगा। पता चलेगा आपके ऊपर एक वो नहीं लगा है, आपको थोड़ा भी चोट नहीं लगा, आपने गोली फायरिंग कर दी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो धारा 11(3) कहता है कि भाई वो सरकार की संपत्ति है। 11(2) कहता है कि भाई ऐसा तुम कर सकते हो। धारा 11 कहता है कि भाई कुछ परिस्थिति में हम वन्य प्राणियों का आखेट कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। धारा 9 कहता है कि भाई शिकार का प्रतिषेध है, शिकार नहीं कर सकते, ठीक है। आगे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मुख्य वन जीव संरक्षण राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से किसी विनिर्दिष्ट पादप माने जिसको सरकार ने मतलब चिन्हित कर दिया है, 17 क के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र से तोड़ने पर या उखाड़ने पर, उपार्जित संग्रह करने पर विनिर्दिष्ट कर सकता है, ठीक है। देखिए कुछ पादप ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट करती है यूज करने से, लेकिन अधिनियम जो ये अधिनियम है, इस अधिनियम का 17 क मैं आपको डायरेक्ट दिखा, चलिए मैं कल आपको, अभी डायरेक्ट मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, मैं कल आपको डायरेक्ट में और चीजों पर स्पष्ट कर दूंगा। तो उन पादपों को कहता है कि भाई तुम उखाड़ सकते हो, जैसे अगर उन पादपों को, अच्छा इसके लिए भी मुख्य वन्यजीव संरक्षण अधिकारी से मदद आपको लेनी पड़ेगी, बिना इनकी अनुमति के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई अगर आप शिक्षा के पर्पज से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, किसी वैज्ञानिक संस्था की जड़ी उद्यान में संग्रहण या परिरक्षण या प्रदर्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैज्ञानिक संस्था। तो ये तीनों काम कर सकते हैं, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे इस अधिनियम की धारा 17 क, वो कहता है कि भाई देखो विनिर्दिष्ट जो पादप हैं उसे तोड़ सकते हैं, उखाड़ सकते हैं या आदि का प्रतिषेध के बारे में 17 क में लिखा गया है, ठीक है, प्रतिषेध किया गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा, अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा और समझा जाए तो ये प्रश्न आप सोचोगे सर यहाँ 17 कह दिया हुआ है, सुनिए ध्यान से, देखिए एक बार ऐसे समझ लीजिएगा। रुकिए दोस्तों, ये गवर्नमेंट का डायरेक्ट है, हम इसी को स्पष्ट करते हैं। सेक्शन 17, ठीक है। देखिए ये तो 18 आ गया साथी, देखिए 17 में कई सारे पॉइंट है, पर हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट थोड़ी है, हमको पीएचडी नहीं करना साथी, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे धारा 17 क की, तो धारा 17 क में इन लोगों ने क्या किया गया है, इन लोगों ने कहा है कि भाई, इसमें कहा है कि भाई कुछ ऐसे विनिर्दिष्ट पादप हैं, ठीक है, उनको विनिर्दिष्ट ऐसे पादप है जिनको आप तोड़ नहीं सकते, उनको उखाड़ नहीं सकते, उन पर प्रतिषेध किया गया है, प्रतिषेध लगाया गया है साथी, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे पादप हैं इस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई देखो 17 क में कोई विनिर्दिष्ट पादप है जिसे आप लोग रोक नहीं सकते, मतलब उसे तोड़ नहीं सकते, कुछ उसमें कर नहीं सकते। 17 ख में क्या कहता है कि भाई देखो जिन पादपों के बारे में हम 17 क में चर्चा किए हुए हैं, ठीक है, जिन पादपों के बारे में 17 क में चर्चा किया गया है, उन पादपों को भी आप अनुज्ञा पत्र लेकर के, अनुज्ञा पत्र किससे लेंगे, मुख्य वन्यजीव संरक्षक अधिकारी से लेंगे, ठीक है, और राज्य की पूर्व अनुज्ञा से, ठीक है। आप अगर शिक्षा के लिए या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए या किसी वैज्ञानिक संस्था के जड़ी उद्यान संग्रहण के लिए, परिरक्षण के लिए या प्रदर्शन के लिए, या केंद्रीय सरकार द्वारा बाबात अनुमोदित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी संवर्धन के लिए आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन पादप को आप ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं साथी, ठीक है। तो ये सेक्शन यही पॉइंट कहता है। तो 17 में क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 17 के में कुछ पादपों के बारे में दिया गया जिनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको उखाड़ नहीं सकते। 17 क में कहा गया कि कुछ उद्देश्य के लिए उसका यूज किया जा सकता है, जैसे शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान या वैज्ञानिक संस्था के जड़ी उद्यान में संग्रहण या उसका परिरक्षण या फिर उसका प्रदर्शन करने के उद्देश्य से, या केंद्र सरकार के द्वारा
केंद्र सरकार ने अनुमोदित किया हो किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को, उसके द्वारा उसका साथ ही पैकेजिंग वगैरह किया जा रहा है, तो वो सब काम के लिए आप कर सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को कह दिया, मान लीजिए सरकार ने कह दिया, आजकल चर्चा में है एक अडानी जी और मोदी जी, मान लीजिए मोदी जी कह दिया कि अडानी जी आज से आप तुलसी का बेचो, और मोदी जी ने कह दिया कि किसी भी घर में तुलसी का पेड़ नहीं होगा, मैंने उसे संरक्षित कर दिया है इस अधिनियम के 17 क के तहत, ठीक है, मैंने विनिर्दिष्ट पादप बना दिया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीजें इन्हें इस एक्ट के ख के तहत सरकार दे सकती है, ठीक है, इसे ध्यान रखें। तो इस प्रकार देखेंगे तो हमारा डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी सभी के सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वही पॉइंट लिखी हुई है कि भाई देखो 17 क में कुछ विनिर्दिष्ट पादप हैं, उनको तुम तोड़ नहीं सकते, उसको उखाड़ नहीं सकते, उसका पूरा प्रतिषेध किया गया है। लेकिन 17 में कहा गया कि भाई देखो कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसके लिए आप मुख्य वन्यजीव संरक्षक की अनुमति लेकर के राज्य की पूर्व अनुज्ञा से, ठीक है, आप वो काम कर सकते हो, जैसे शिक्षा के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, किसी वैज्ञानिक संस्था के लिए आप कर सकते हो, ठीक है, या केंद्र के सरकार, अगर केंद्र सरकार ने अनुमोदित कर दिया है किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को संवर्धन करने के लिए, तो वो इसका कर सकता है, लेकिन 17 क के तहत तुम उस पादप का यूज नहीं कर सकते। आगे ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की डाट के तहत राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा आरक्षित वन में समाविष्ट किसी क्षेत्र, किसी भाग को अभ्यारण्य घोषित करता है, तो अभ्यारण्य घोषित करता है अभयारण्य, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि साथ ही अभ्यारण्य हमारी राज्य सरकार करती है, और धारा 18 के तहत इसको रख लीजिए, पेपर में देखने को मिलेगा धारा 18 के तहत, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा हमारा सही जवाब, यानी राइट आंसर। देखिए हम बात करेंगे धारा 18, तो धारा 18 कहता है कि भाई सुनो, अगर कोई पार्टिकुलर क्षेत्र है तो उस पार्टिकुलर क्षेत्र को आपके राज्य की सरकार अभ्यारण्य घोषित करने की बात कर सकती है। धारा 27 में क्या कहा गया कि भाई अभ्यारण्य में प्रवेश पर निर्बंधन लगाया गया है कि अभ्यारण्य में कौन कौन से लोग जा सकते हैं, कौन कौन से लोग नहीं जा सकते, तो प्रवेश में निर्बंधन जो है धारा 27 के तहत लगाया गया है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लगे हाथ तो हम लोग थोड़ा सा 18 क के बारे में देख लेते हैं। 18 क्या कहता है साथी, अभ्यारण्यों की सुरक्षा कैसे होगी, तो 18 क्या कहता है कि भाई सुनो, अगर मान लीजिए आपके यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने या राज्य सरकार ने कह दिया किसी भी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर दिया, ठीक है, और मान लीजिए कि ये आपका गांव है, ये नाम का आपका गांव है, और आपके गांव के इर्द गिर्द सरकार ने कहा ये सब पूरा अभ्यारण्य है, अब तो हलमा बच जाएगा कि भाई पूरा गांव का लोग सोचेगा कि अरे बाप रे हमारी जमीन थी, वो कहेगा हमारी जमीन थी, वो कहेगा फलाने की जमीन, वो कहेगा ढेकाने की जमीन, हम नहीं बाउंड्री करने देंगे, हम अभ्यारण्य में नहीं जाने देंगे, बवाल तो उठेगा साहब। तो अभ्यारण्य की सुरक्षा क्या होगी, तो जैसे ही सरकार घोषणा करती है तो पहली बात आर्टिकल, इसी सेक्शन का आर्टिकल 27 और आर्टिकल 33 क तुरंत प्रभावी हो जाएगा। याद रखिएगा 33 क में कहा गया है, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, और यूपीएसआई में हमसे सवाल भी 2021 में पूछा गया कि उस समय जो संक्रमण की जैसी चीजें होंगी, जो वहां पे जानवर होंगे, अगर कोई बीमार वाला पशु होगा और मान लीजिए कि अभ्यारण्य घोषित किया गया, लेकिन ए नाम का व्यक्ति है, इसकी जो भैंस है बेचारी वो बीमार है, उसके अंदर कोई संक्रमण बीमारी है, तो तुरंत वन्यजीव अधिकारी जाएंगे उस बीमारी वाले पशु को ठीक करेंगे, पहली बात तो 33 का ये दोनों लागू हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और फिर आगे की व्यवस्था सरकार जो होगा वो करेगी, लेकिन अभ्यारण्य की सुरक्षा की बात साथ ही 18 क में दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिए। अब सुनिएगा 18 ख में क्या कहता है, लगे हाथ तो समझ लीजिएगा। 18 ख कहता है कि भाई देखो, जब जैसे ही, ठीक है, जो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संशोधन किया गया था 2002 में साथी, तो कहा गया कि भाई वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 जैसे ही लागू होगा, इसके 90 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर, ठीक है, क्या करना है ध्यान रखिए, 90 दिन के भीतर किसके, जब इस एक्ट को लागू किया गया तब, और सेक्शन 18 के तहत अगर सरकार ने किसी को अभ्यारण्य घोषित कर दिया है तो उसके घोषित करने के 30 दिन के भीतर, ध्यान रखिए, घोषणा जारी अगर सरकार ने कर दिया है तो 30 दिन के भीतर, और इस अधिनियम के लागू होने पर 90 दिन के भीतर राज्य सरकार, ठीक है, अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर आने वाली ऐसी भूमि में या उस पर जो धारा 18 की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित की जा सकेगी किसी व्यक्ति के अधिकारों के अस्तित्व, हमने क्या कहा कि एक व्यक्ति है जो कहता है कि भाई ये जमीन हमारी है, उसकी प्रकृति और विस्तार की जांच करने और उन्हें अवधारित करने के लिए अधिनियम के अधीन कलेक्टर के रूप में कार्य करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यानी सरकार ने तो कह दिया
कि भैया हई वाली भूमि है, ये जो भूमि है ये वन्य जीव संरक्षण है, लेकिन ए निकल के आ गया, इस ए ने कहा है महाराज हमारा खेतवा। तो माननीय कलेक्टर साहब की नियुक्ति किया गया है 18 ख के तहत कि माननीय कलेक्टर साहब आप जाइए और इस व्यक्ति के अधिकारों के अस्तित्व को देखिए, उसके प्रकृति को देखिए कि सच में उसका है कि नहीं है। तो कलेक्टर साहब जाएंगे, तो 18 ख के तहत कलेक्टर को नियुक्त किया गया। तो कलेक्टर साहब 19 सेक्शन 19 का इस्तेमाल करेंगे और उसको देखेंगे कि भाई हाँ तुम्हारा है कि नहीं है, ठीक है, और उसके अस्तित्व, प्रकृति और विस्तार के बारे में जांच करेंगे और उन्हें अवधारित करेंगे। तो कलेक्टर द्वारा अधिकारों का अवधारण किया जाना, तो ये कौन करेगा इस काम को? कलेक्टर साहब करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा साहब, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और सुनिएगा, अधिकारों के प्रोद्भवन का वर्जन कैसे होगा, कैसे जानेंगे कि भाई आप ही वो व्यक्ति हैं? तो देखिए कहा गया है कि ये कहता है कि भाई देखो, अगर 18 धारा 18 के तहत कोई अधिसूचना निकाल दिया जाता है तो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमा में आने वाली भूमि में उस पर उसके संबंध में कोई अधिकार वसीयत निर्वसीयता उत्तराधिकारी के सिवाय अर्जित नहीं किया जाएगा। आप तभी जाके कुछ कह सकते हैं, ये नहीं कि आप घर बना दिए तो आप उससे लड़िए, नहीं। अगर आप वहां आपकी वसीयत आपके पास है या निर्वसीयता है या उत्तराधिकारी हैं आप वहां के, तभी आप जो है साथी कुछ आगे प्रक्रिया कर सकते हैं। ऐसा दिया गया है किसमें? 20 में ये बात कही गई है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो मतलब आप देख पा रहे होंगे कि 18 में घोषित किया गया है, बाकी 19 में आपने देखा कि अभी फुसला बहला रहे हैं, 20 में भी वही काम चल रहा है साथी। 21 में फाइनली कलेक्टर के साहब उद्घोषणा करेंगे। कैसे उद्घोषणा करेंगे भाई? कैसे हम जानेंगे कि हमारे यहाँ की जो भूमि है वो अभ्यारण्य में चली गई है? तो साथ ही आर्टिकल 21 में कहा गया कि भाई देखो सुनो, जब सरकार आर्टिकल 18 का प्रयोग करके, सॉरी सेक्शन 18 में बार बार आर्टिकल बोल रहा हूँ इसके लिए माफ करिएगा, पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते आर्टिकल हो गया है, पर ये सेक्शन है, ठीक है। आर्टिकल माने वो जो है संवैधानिक है और सेक्शन माने वो संवैधिक है। तो आर्टिकल सॉरी सेक्शन 18 के तहत 21 क्या कहता है? 21 कहता है कि भाई देख सुन, 21 कहता है कि भाई देख सुन, ऐसा है देख, सेक्शन 18 के तहत सरकार ने किसी भी भूमि को वन्यजीव घोषित कर दिया है, ठीक है। अब तुमको कौन बताएगा इस बात को? तो कहता है कि भाई 18 के तहत घोषणा अगर हो गया है तो इस घोषणा को पूरे गांव में कौन चपकाएगा? तो कहा कि 21 के तहत जो मजिस्ट्रेट होंगे यानी जो कलेक्टर होंगे वो चपकाएंगे। अब चलें कलेक्टर साहब, और कैसे? प्रादेशिक भाषा में कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर आसपास के नगर और ग्राम में आने वाले जितने क्षेत्र हैं प्रादेशिक भाषा में एक उद्घोषणा के द्वारा प्रकाशित करेंगे, जिसमें साथ ही पूरा डिटेल लिखा होगा, पर वो डिटेल हमें नहीं पढ़ना है। बस हमें इतना पढ़ना है कि भाई देखो कि कितने दिन में घोषित करना है, 60 दिन के भीतर। आपने मान लिया आप सर बता तो दिए, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कैसे जाएं, केस कैसे करें, केस कैसे करें? तो देखिए आपने देखा कि धारा 19 के तहत भाई चेकिंग करने पहुंचेंगे, तो कहता है धारा 19 में वर्डिंग, अगर आपका अधिकार है तो आप दावा कर सकते हैं, लेकिन दावा कितने दिन के अंदर करेंगे? तो जिस दिन मजिस्ट्रेट साहब ने उद्घोषणा किया है इसके 2 महीना के भीतर, जैसा आज मान लिया मजिस्ट्रेट साहब ने घोषित कर दिया कि भाई वन्यजीव संरक्षण बन गया है, तो आपको लग रहा है हमारा जमीनिया जा रहा है, तो उसके 2 मंथ के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग जा करके साथ ही लिखित रूप से दावा कर सकते हैं, अपने अधिकार को बताएंगे, उसको बताएंगे कि सर हमारी ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ठीक है। वो चीज आप कर सकते हैं साथी। फिर उसके बाद क्या होगा? आर्टिकल 22 के तहत कलेक्टर साहब आएंगे, आपके दावे की जांच करेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे, आपकी पूरी जानकारी रखेंगे, वो सारी काम साथियों वो अपना खुद का देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कलेक्टर साहब की जो शक्तियां हैं उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल सॉरी सेक्शन 23 में, कि इनकी कलेक्टर साहब की क्या शक्तियां हैं हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण। तो सेक्शन 27 आपने लगाया था, यानी तुरंत लागू हो जाएगा अभ्यारण्य में प्रवेश पर निबंधन का काम, ठीक है। आप अंदर अब नहीं जा पाएंगे। अगला, धारा 18 के दिन कोई अधिसूचना निकाली जा चुकी तब कलेक्टर कितने दिन के जाएंगे? तो आप कितने दिन मारोगे? तो आप कहोगे सर 60 दिन, अभी तो बताए हैं आपने, इसको हमने समझा दिया। आगे, वन्य संरक्षण अधिनियम की किस धारा अभ्यारण्य में आयुध सहित प्रवेश को प्रसिद्ध किया गया? आप किसी अभ्यारण्य में बंदूक लेकर नहीं जा सकते। कौन सा अधिनियम ऐसा कहता है? साथ याद रखिएगा 2 एक्ट। कौन सा 2 एक्ट? 30 को याद रखिएगा और 31 को। 30 कहता है कि यार देखो, आप
वन्य जीव संरक्षण, अगर आप किसी भी वन्य जीव में जा रहे हैं, मतलब किसी भी अभ्यारण्य में जा रहे हैं, तो आप वहां आग नहीं जला सकते। तो आग के ऊपर भाई, आग के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। और सुनिए, ये भर नहीं है, ऐसा कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं जिससे आग लग जाए। मान लीजिए आप सिगरेट भी नहीं पी सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, आप सिगरेट भी नहीं पी सकते हैं, ठीक है। अभ्यारण्य के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं। अगर कहीं आग जल रहा है, सपोज दैट बाय डिफॉल्ट आग कहीं जल रहा है, तो आप किसी आग को जलते हुए छोड़ भी नहीं सकते हैं, आपको बुझा के आगे बढ़ना है। 31 में कहा गया कि भाई सुनो, तुम कोई भी हो, आप आयुध लेकर के, आयुध का मतलब अस्त्र शस्त्र लेकर के, तीर धनुष बाण बंदूक, आप ये सब लेकर के नहीं जा सकते। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा साथी। तो ये दोनों सेक्शन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मेंशन करी हुई है, बात वही है, आप पढ़ लेना इसको। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा साथी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारा 32 के तहत किसी व्यक्ति के तहत कोई भी व्यक्ति किसी अभ्यारण्य में रसायन, विस्फोटक या किन्हीं अन्य पदार्थों का जो ऐसा अभ्यारण्य के किसी वन्य जीव को क्षति पहुंचा सके, खतरे में डाल सके, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, आप किसी ऐसे रसायन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिससे जानवर को नुकसान हो, ये बात सही है साथी। और ये बात दिया गया है सेक्शन 32 में। तो 30 में क्या है, तो आप कहोगे सर आग नहीं लगाएंगे। 31 में क्या है, तो आप कहोगे सर आयुध नहीं लेकर जाएंगे। 32 में क्या है, तो रसायन नहीं लेकर जाएंगे। तो भाई 3 तो इसे याद हो गया, 30, 31, 32। 30 आग है, 31 क्या है, तो 30 में आग था, 31 में आयुध नहीं लेकर जाना है, और 32 में रसायन का इस्तेमाल नहीं करना है ना। ये तीनों याद हो गया साथी। 38 क में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारे में बताया गया है। ये दोनों बात सही है, सी हो जाएगा विकल्प में आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब। देखिए 32 में क्या था, 38 में क्या है, 38 तो अब इसको तो याद ही रखिएगा, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया कि भाई 38 क में क्या है, तो बताना भैया केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन के बारे में प्रोविजन दिया गया है। अभ्यारण्य के अंदर चरने की अनुमति वाले पशुधन, देखिए, के संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के तहत अधिदृष्ट है। तो कह रहा कि अभ्यारण्य के अंदर चरने वाले पशुधन, तो पशुधन कौन है, पालतू पशु हो, जिसके बारे में अभी देखिए ऊपर हमने चर्चा किया था, आपको याद होगा, आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो ऊपर हमने चर्चा किया था। पशुधन में अगर कोई देखिए, मान लीजिए मैंने क्या कहा कि अभ्यारण्य के अंदर चरने वाले, तो ये भैया चरने वाले पशु हैं 33 क, याद रखिएगा। मैंने आपसे बताया था आर्टिकल 27 और 33 क तुरंत लागू हो जाएगा, क्योंकि पशुधन में अगर कोई संक्रामक रोग है तो इसके विरुद्ध सरकार जो है टीकाकरण जो है साथी चालू कर देगा, तुरंत चालू कर देगा चालू। तो भैया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 33(1) के तहत ये वाला प्रोविजन किया जाता है, ये वाला काम किया जाता है, तो अलग से सेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अधिनियम की धारा क्या कहता है भैया, देखो धारा 33 का कहता है कि जो मुख्य वन्य जीव संरक्षक अधिकारी होंगे, अभ्यारण्य में या उससे 5 किलोमीटर के भीतर रखे गए पशुधन में अगर कोई संचारी रोग है तो उसको असंक्रमणीकरण करेंगे, उसके लिए उपाय करेंगे, ताकि वो संक्रमितता का जो रोग है वो अन्य पशुओं में ना फैले, खास करके जो वन्य जीव हैं उनको इससे रोग ना फैले, नहीं तो पूरा वन्य जीव के प्राणी नुकसान हो जाएंगे बेचारे, है ना। तो इसके लिए ये काम इनको दिया गया, मुख्य वन्य जीव संरक्षक अधिकारी को दिया गया, और ये काम दिया गया है 33 क के तहत, धारा 33 क के तहत ये चीज दिया गया है। आगे, और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा साथी, 48-50 मिनट का बहुत हो जाएगा, और जीएस का भी जल्दी अपलोड करेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के डाट के तहत राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उपवन गठित करने की बात की जाती है। तो देखिए राष्ट्रीय उपवन का गठन ये हमारी आर्टिकल 35 के तहत करेगी कौन, राज्य की सरकार। तो किसी भी क्षेत्र को अगर देखा जाए तो आर्टिकल 35 के तहत जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि कोई क्षेत्र जो किसी अभ्यारण्य के भीतर है या भीतर नहीं है, अपने पारिस्थितिकी, प्राणी जगत, वनस्पति जगत, अपनी भू आकृति, विज्ञान जनक आदि महत्व के कारण, ठीक है, उसके जो वन्य जीवों के और उसके पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन और विकास के प्रायोजन के लिए उसे हम राष्ट्रीय उपवन घोषित करना चाहते हैं, यह आवश्यक समझते हैं, तो राज्य की सरकार उसे राष्ट्रीय उपवन घोषित कर सकती है। देखिए हमारी भाषा में समझिए, मान लीजिए कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी जी को ऐसा महसूस होता है कि कोई अभ्यारण्य है, ठीक है, उस अभ्यारण्य के अंदर का कोई एरिया या अभ्यारण्य के बाहर का कोई एरिया, वो एरिया काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है, काफी चीजें वहां पे सही हैं, तो योगी जी को लगता है कि यार ये काम हम कर सकते हैं, इसे राष्ट्रीय उपवन घोषित कर दें, तो वो कर सकते हैं। किसके तहत कर सकते हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 35 के तहत कर सकते हैं।
मेरे भाई उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक कुछ ऐसा आपको लगा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा तामझाम है, आसानी से समझ लिए। इसमें कुल 66 धाराएँ हैं, वो मैं आपको समझाऊँगा। इसके बाद जो भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनेंगे, वो भी आपको आगे समझाऊँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।